उसने सिंहासन छोड़ दिया और नंगे पाँव रेगिस्तानों, जंगलों और जलती हुई राहों पर चलता रहा, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने शरीर को उसकी हद तक पहुंचा सके। हफ्तों तक भूखा रहकर उसने अपने शरीर और दिमाग को ऐसे ऐसे हालात झेलने लायक बनाया ताकि वो भगवान जैसी ताकतें हासिल करके सबकी मदद कर सके। कहानी शुरू होती है आज से 2000 साल पहले, जब आयरस नाम की एक जनजाति एंडसेवर के पास हिमालय की तलहटी में आकर बस गई। उन्होंने वहाँ के लोगों पर काबू पा लिया और धीरे धीरे कई राजाओं का विकास हुआ। इसमें से एक था कोसला राज्य, जो इतना ताकतवर हो चुका था कि पास वाले शाले राज पर बार बार हमला करता रहता था। हर बार जब युद्ध होता, लोग मारे जाते, गांव खराब हो जाते और कई लोगों को गुलाम बना लिया जाता। चारों तरफ दुख ही दुख था और हर कोई उम्मीद कर रहा था कि काश कोई आकर उन्हें बचा ले। उधर हिमालय की ऊंचाई में बने एक मठ में ग्रैंड मंक आसिया को दक्षिण दिशा से एक बहुत ही शक्तिशाली आवाज महसूस होता है। वह अपने शिष्य नादा को आदेश देता है कि वह पहाड़ से नीचे जाए और उस महान व्यक्ति को ढूंढे जो आगे चलकर चक्रार्डन किंग बनने वाला है। अब कुछ साल बाद शाक्य राज के राजा किंग सोडाना अपने रोज के शिकार के लिए जंगल में गए होते हैं। तभी वह एक अजीब करिश्मा देखते हैं। जंगल के सारे जानवर उनके आसपास शांति से इकट्ठा हो जाते हैं, बिना किसी डर के। तभी एक संदेश वाहक आता है और बताता है कि रानी ने उन्हें तुरंत बुलाया है। राजा फौरन महल लौटने लगता है, जहां उसकी पत्नी क्वीन माया बताते हैं कि उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया था। एक विशाल सफेद हाथी जिसके 6 दांत थे, वो उनके शरीर में प्रवेश कर गया। यह सुनकर सोडाना खुश हो जाता है। वो उन्हें अपना जंगल वाला चमत्कार बताने लगता है और वो कहते हैं कि लगता है धरती का हर जीव जंतु उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। वो नदी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इस मौसम में तो सूखा पड़ जाता है, लेकिन इस बार कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सब उस बच्चे की वजह से है जो जल्दी पैदा होने वाला है। इधर महल के बाहर शाकिया के सैनिक कुछ कैदियों को लेकर गलियों से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक छोटा सा गुलाम लड़का चपरा उन्हें देख लेता है और पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से स्थानीय गुंडों से टकरा जाता है। वो उसकी टोकरी में रखी कीमती चीजें देखकर उसे धमकाने लगते हैं कि अगर जान बचानी है तो सब सौंप दो। चपरा तुरंत भाग लेता है और गुंडे उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। भीड़ भाड़ वाली गलियों में दौड़ते दौड़ते वो एक तंग गली में घुसकर सांस ले ही रहा था कि अचानक एक छोटा लड़का टाटा उसके ऊपर कूद पड़ता है और उसके हाथ से कपड़ा छीन कर भाग जाता है। बाद में जब चपरा अपने मालिक को यह बात बताता है तो बेचारे बच्चे को खूब कोड़े मारे जाते हैं। उसकी माँ जैसी ही यह सुनती है, वह दौड़कर आती है और मालिक से कहती है कि सजा उसे दे दी जाए, लेकिन मालिक मना कर देता है और कहता है कि औरत उनकी संपत्ति है। फिर थोड़ी दया दिखाते हुए चपड़ा को 3 दिन देता है कि वह कपड़ा वापस ला कर दे, वरना वह उसकी माँ को बेच देगा। चपड़ा ये सोच कर ही टूट जाता है। मार्केट से गुजरते वक्त उसे वही कपड़ा एक दुकान में दिखाई देता है। वह उसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत पकड़ा जाता है और बहुत बुरी तरह पिटा जाता है। किसी तरह लंगड़ाते हुए वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और दर्द में वो मन में ही कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह गुलाम व्यापारियों को उसकी माँ को बेचने नहीं देगा। तभी ऊपर दीवार पर टाटा फिर दिखाई देता है। इस बार वह अपने दोस्तों के साथ था और चपरा को देखकर हंसने लगता है। चपरा उससे कपड़ा वापस मांगता है, लेकिन टाटा और जोर से हंसने लगता है और अपने दोस्तों को उस पर हमला करने को कहता है। चपरा कुछ लड़कों को मारकर गिरा देता है, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से वो उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीट देते हैं। जमीन पर पड़े हुए चोटों से भरे चपरा की सांसें भी मुश्किल से चल रही थी। वो रोते रोते टाटा से कपड़ा लौटाने की भीख मांगने लगता है और उसे बताता है कि अगर उसे कपड़ा नहीं मिला तो उसकी माँ को वो बेच दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद चपरा एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर होश में आता है और सामने टाटा को खड़ा देखता है। टाटा तुरंत अपनी बहन को आवाज लगाता है कि वो आकर चपरा के जख्मों पर इलाज करे। थोड़ी देर बाद उसकी बहन आती है और चपरा को एक कड़वी दवाई पिलाती है जो उन्होंने आसपास मिल जाने वाले जड़े उगा कर बनाई थी। दवाई के बाद टाटा अपना नाम बताता है और बोलता है कि वो कपड़ा जो
वो तो वह पहले ही बेच चुका है। यह सुनते ही चपरा गुस्से में चिल्ला पड़ता है, लेकिन टाटा की बहन उसे झट से रोकती है और कहती है कि उनका गुजारा ही चोरी करके चलता है, और मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि शायद वो गली में खड़ा सपने देख रहा था और कोई उसका सामान उड़ा ले जाता है। चपरा उन्हें बताता है कि उस कपड़े की वजह से वह शायद अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएगा। यह सुनते ही टाटा और उसकी बहन दोनों का चेहरा उतर जाता है। धीरे से टाटा कहता है कि वो चपरा की माँ को छुड़ाने में उसकी मदद करेगा। थोड़ी देर बाद उसी दिन गुलाम व्यापारी औरतों को लेकर जा रहे थे, जिसमें चपरा की माँ भी शामिल थी। तभी अचानक जंगल से एक टाइगर निकलता है और दोनों व्यापारियों को वही मार देता है। फिर वो चपरा की माँ की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे पहली चपरा पत्थर उठाकर उस पर टूट पड़ता है। वो पत्थर फेंक ही रहा था कि तभी टाइगर झाड़ियों में वापस कूद जाता है। उसी पल झाड़ियों में से टाटा की आत्मा निकलकर उसके शरीर में वापस लौट जाती है और छोटी सी मुस्कान के साथ वह जानवरों से घिरा खड़ा होता है। उसी वक्त रास्ते से गुजर रहा एक साधु मंक नर्दिता उसे देखकर और सोचता है कि क्या यह वही धन्य बालक है जिसके बारे में उसके गुरु असिया ने बताया था। लेकिन उसे जश्न मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि तभी कौशला की सेना कपिला वस्तु यानी शाक्य राज्य की राजधानी पर हमला करने पहुंच जाती है। टाटा चपरा को बोलता है कि कौशल राज उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है और सेना उनके गांव से ही होकर जाएंगी। यह सुनकर टाटा अपनी माँ और बहन की याद आकर घबराकर गांव की तरफ भागता है। कौशला सेना का जनरल एक निर्दयी और खूनी इंसान था, जिसने लोगों को मारकर अजीब सी खुशी मिलती थी। वो पागलों की तरह हंसते हुए गांव को जलाता देख रहा था। जैसे ही सेना गांव में घुसती है, टाटा अपनी माँ और बहन को ढूंढने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे सिर्फ उनकी लाशें मिलती है। टूटे हुए दिल के साथ वह बदला लेने की कसम खाता है और चपरा उससे वादा करता है कि वह हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा। उस रात जब कौशला की सेना राजधानी की तरफ निकलने से पहले जश्न मना रही होती है, चपरा और टाटा दूर से उन्हें देखते हैं और जनरल तक पहुंचना कितना मुश्किल है इस परेशान होते हैं। तभी टाटा धीरे से चपरा को अपनी योजना बताता है। वह अपनी आत्मा सेना के एक घोड़े में डाल लेता है और घोड़ा अचानक पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर देता है। पूरे कैंप में हफड़ल मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर चपरा उस घोड़े पर कूदता है और सीधे जनरल के पास पहुंचता है। फिर वह तीर उठाकर जनरल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल आखिरी पल में सिर घुमा लेता है और बच जाता है। कुछ ही सेकेंड्स में चपरा और घोड़ा दोनों ही भालेले सैनिकों से घिर जाते। तभी अचानक टेडियो का झुंड पूरे कैंप पर टूट पड़ता है और सेना पूरी तरह अफरा दफरी में आ जाते। मौका देखकर टाटा और चपरा जनरल का पीछा करते हुए नदी तक पहुंच जाते हैं। वहाँ भागते भागते जनरल फिसलकर पानी में गिर पड़ता है और तुरंत बुकी मगरमच्छ उसे घेर लेते हैं। चपरा बदला लेने के लिए तीर चलाने ही वाला था, लेकिन एकदम से रुक जाता है और सोचता है कि क्या वो पूरी जिंदगी गुलाम की तरह जीना चाहता है। जनरल दौड़ के मारे चिल्लाते हुए कहता है कि अगर चपरा उसकी जान बचा ले तो वह अपनी सारी दौलत दे देगा। टाटा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चपरा उसकी बात अनसुनी कर देता है और एक एक करके सारे मगरमच्छ को मार गिराता है। फिर पानी में कूदकर जनरल को बाहर खींच लाता है। चपरा टाटा से माफी मांगते हुए कहता है, यह आदमी ही मेरी किस्मत बदलने की चाबी है। ऊपर वाले ने मुझे जिंदगी में एक ही बार मिलने वाला मौका दिया है। अगर मैं इसकी सेना में ऊपर तक पहुंच गया तो हम दोनों अपनी गुलामी से बाहर निकल सकते। टाटा का मन नहीं मानता, लेकिन चपरा की बातों के आगे वह धीरे धीरे सिर हिला देता है और मान जाता है। अगले ही दिन एक सिपाही भागता हुआ आकर किंग सोडाना को बताता है कि कौशला की सेना रात के अंधेरे में रोहिणी नदी से चुपचाप निकल गई है। टिटियों के झुंड ने उनका ज्यादातर सामान खराब कर दिया था और उनका जनरल बुढ़ाई भी लापता बताया जा रहा है। यह सुनकर किंग सोडाना हल्की मुस्कान के साथ राहत की सांस लेता है। शुक्रिया के सैनिक खुशी से चिल्लाने लगते हैं। राजा अपनी पत्नी क्वीन माया के पास जाता है और कहता है कि अब वह सुरक्षित तरीके से अपने मायके जाकर बच्चों को जन्म दे सकती है।
उधर दूसरी तरफ टाटा और चपरा कौशल्या के बेस कैंप में पहुंचते हैं। चपरा टाटा का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी स्वार्थी लगाने वाली बात मान ली। फिर वह टाटा से कहता है कि अब वह घर वापस जाए और उसकी माँ को बता दे कि चपरा एक दिन जरूर उसे लेने आएगा। टाटा वापस लौट जाता है। चपरा बेहोश पड़े जनरल बुढ़ाई को लेकर कैंप में दाखिल होता है। कौशल्या के सैनिक भागते हुए आते हैं। जल्दी से वैद्य को बुलाओ और जनरल को स्ट्रेचर पे ले जाते हैं। चपरा भी थका हुआ होने का नाटक करके जमीन पर गिर पड़ता है। बिल्कुल जैसा उसने सोचा था, सारा सीन उसी हिसाब से होता है। जब जनरल बुढ़ाई होश में आता है, वो चपरा को बुलाता है। वो पूछता है कि वो उसकी मेहनत का कैसा बदला चुका सकता है, लेकिन चपरा बस मुस्कुरा कर कहता है, आप आराम करो, बस यही काफी है। जनरल उसे गोद लेने का प्रस्ताव देता है और कहता है कि अब से वह उसे अपनी सेवा में रखेगा। चपरा यह मौका बिना एक पल गवाए स्वीकार कर लेता है। तो इसी के साथ इस पार्ट को हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगला पार्ट जल्दी आएगा। तो जो भी चैनल पे न्यू आया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।